हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका रैपिड फायर सीरीज़ के तीसरे लेक्चर में। बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, आई वुड लाइक टू नो अगर आपको कोई थ्योरी टॉपिक में डिफ़िकल्टी होगी या फिर आपको कोई थ्योरी टॉपिक का क्विक रिकैप चाहिए होगा तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं उस पर शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करूँगा। सो नाउ लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। A particle of mass m is moving in a straight line with momentum p. Starting at time t equal to 0, a force F equal to kT acts in the same direction on the moving particle during time interval capital T, so that its momentum changes from p to 3p, where k is a constant. The value of t is. तो क्वेश्चन में बोला क्या है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक पार्टिकल था जिसका मास m है, उसका इनिशियल मोमेंटम p है। एट t इक्वल टू 0 उस पर एक फोर्स एक्ट होने लगा। फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू kT, और ये फोर्स एक्ट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। एंड फोर्स एक्टिंग फॉर टाइम इंटरवल कैपिटल T। तो जो मोमेंटम है वो चेंज हो गया, P से 3P बन गया। आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल T। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए फोर्स from न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स F इक्वल टू होता है dP by dt which is equal to kT। तो ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो आप इसको वेरिएबल से सेपरेट कर लो, dP इक्वल टू kT dt। एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गए उसके बाद हमको करना होता है इंटीग्रेशन। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। इंटीग्रेट कर लिया हमने, के कांस्टेंट था उसको इंटीग्रेशन के बाहर रख दिया। अब लिमिट से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू थी p, फाइनल वैल्यू थी 3p। टाइम की इनिशियल वैल्यू है 0 और फाइनल वैल्यू है कैपिटल T। तो ये जो dp का इंटीग्रेशन है, dp का इंटीग्रेशन होता है p फ्रॉम p टू 3p, और जो t का इंटीग्रेशन है वो होता है t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। ओके, तो एक काम करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यू विल हैव 3p माइनस p इक्वल टू k बाय 2। अपर लिमिट t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2p इक्वल टू k t स्क्वायर बाय 2। तो ये बन जाएगा 4p बाई k इक्वल टू टी स्क्वायर। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा t इक्वल टू 2 रूट ऑफ p बाई k। तो यू हैव ऑप्शन नंबर बी डन। अगला क्वेश्चन। अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर remains at rest up to maximum force 2 न्यूटन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे अगर मैं 2 न्यूटन तक का फोर्स लगाता हूँ डाउन द इंक्लाइन प्लेन तो ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब ब्लॉक डज नॉट मूव। द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। इसी ब्लॉक पे अगर हमने अप द इंक्लाइन प्लेन फोर्स लगा दिया अप टू 10 न्यूटन का तो ब्लॉक मूव नहीं होगा। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द प्लेन इज। तो ब्लॉक और प्लेन में आपको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको 2 केसेस में स्प्लिट कर लेंगे। तो ऐसा करेंगे, एक है डाउन द प्लेन का, और आपको एंगल यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, यू हैव अ ब्लॉक ऑन टॉप ऑफ इट। इसके ऊपर एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है ऐसा। ये केस बन गया आपका डाउन का, और सिमिलर एक केस हम लोग बना लेंगे आपका। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब भी आपके पास एक ब्लॉक है एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है तो उसका वेट जो होता है ना mg, इसके 2 कंपोनेंट हो जाते हैं। वेट mg होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, पर इसके 2 कंपोनेंट हो जाते हैं। एक आता है यहाँ पे दैट इज mg cos कंपोनेंट, और ये होता है mg sin कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट है ये है mg cos 30, और ये कंपोनेंट हो जाता है आपका mg sin 30। दोनों केसेस में ये चीजें सेम रहने वाली है, अप एंड डाउन।
ऑल्सो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे होता है नॉर्मल रिएक्शन, मैं इसको बोल देता हूँ टेम्पोररी एन, नॉर्मल रिएक्शन एन। यहाँ तक दोनों केस का डायग्राम सेम बनने वाला है। यहाँ तक चेंज होगा इसके बाद क्या था कि जो डाउन का केस है, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो 2 न्यूटन का, अप टू 2 न्यूटन, और अगर अप टू 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और बॉडी मूव नहीं हो रहा है, तो बॉडी मूव नहीं हो रहा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा ना। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऐड करता है। तो ये जो आ गया ये आ गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, तो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स हियर, ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस। तो एज यू कैन सी ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ से आपको दिख रहा है कि डाउन द प्लेन 2 फोर्सेस है, अप द प्लेन 1 फोर्स है। तो मैं इक्वेशन बना लूंगा mg sin 30 plus 2 इक्वल टू fs। fs को आप μs n भी लिख सकते हो, बट दैट इज ओके। इक्वेशन नंबर 1, एक काम करते हैं, sin 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो mg/2 sin 30 is half plus 2 इक्वल टू fs, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो सेकंड केस है, अप द प्लेन का जो केस है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है अप द प्लेन का, अप द प्लेन का। तो ये आ गया आपका 10 न्यूटन का फोर्स, दिस इज फॉर 10 न्यूटन, ओके। और इस केस में बोला गया है आपको कि ब्लॉक मूव नहीं होगा, फोर्स अप है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स होना चाहिए, तो ये हो गया फ्रिक्शन एफएस डाउनवर्ड्स। और क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, मतलब अप द प्लेन और डाउन द प्लेन के फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड है। तो लिख लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा आपका mg sin 30। शायद मुझे लग रहा है कि एक फ्रेम के बाहर जा रहा होगा, तो थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं। आई थिंक शायद फ्रेम के बाहर जा रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। एनीवेज नहीं भी जा रहा होगा तो इस नो हार्म इन शिफ्टिंग, को शिफ्ट कर लेते हैं इसको, फाइन, ओके। तो ये आ गया आपका mg sin 30 प्लस fs इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अभी जो इक्वेशन नंबर 1 में आपको fs की वैल्यू मिली, वो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। और ये देखो mg sin 30 मतलब mg/2 प्लस fs वापस से क्या है, mg/2 प्लस 2 इक्वल टू 10, mg/2 प्लस mg/2 इज mg, ये 2 वहां शिफ्ट कर दिया तो 10 - 2 इज 8, तो mg की वैल्यू आपको मिल गई 8, इक्वेशन नंबर 3। ये mg की वैल्यू 8 मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, तो mg की वैल्यू जो आई 8 को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो mg की वैल्यू 8 आई, 8/2 प्लस 2 इक्वल टू fs। 8/2 4 प्लस 2 इज 6, तो fs की वैल्यू मिल गई 6। लेकिन आपको पता होना चाहिए फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है μs टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ओके। μs टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अगर आप देख रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos 30, तो आपको fs मिल गया, आपको fs मिल गया यहाँ से μs। mg की वैल्यू तो 8 थी और cos ऑफ 30 होता है √3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 and 4, तो fs की वैल्यू आ गई आपके पास μs 4√3। ये आप fs की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से है 6 और 5 से है μs 4√3, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो देयरफॉर दोनों को अगर मैं इक्वेट कर लेता हूँ, मुझे मिल जाता है 6 इक्वल टू μs 4√3, ठीक। तो दिस इज 2 दिस इज 3 तो μs की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 3/2√3, मतलब आपको μs की वैल्यू मिल जाएगी √3/2, तो √3/2 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अ स्टील ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम, तो एक 10 किलोग्राम का स्टील ब्लॉक है, रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, तो 10 किलोग्राम का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रेस्ट पे है, एज शोन। व्हेन 3 आयरन सिलेंडर्स आर प्लेस्ड ऑन इट, तो इसके ऊपर हमने 3 आयरन के सिलेंडर प्लेस कर दिए। द ब्लॉक एंड सिलेंडर्स, ये तीनों सिलेंडर और ब्लॉक साथ में
go down with an acceleration of 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूरा सिस्टम ही नीचे जा रहा है with acceleration of 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The normal reaction are by the floor। तो फ्लोर इस सिस्टम पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा if mass of the iron cylinders are equal and 20 किलोग्राम each। देखो ऐसा है, ये जो 1 2 3 नंबर लिखा हुआ है ना, ये 1 2 3 नंबर है आपके आयरन के सिलेंडर्स, उनका मास है 20 ईच। तो 20 20 और 20। और नीचे जो हॉरिजॉन्टल आपके पास रॉड है, ब्लॉक है, वो है स्टील का, उसका मास है 10 किलोग्राम। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक को अच्छे से याद रखना। जब एक सिस्टम या एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा होता है g माइनस के। अगर एक सिस्टम या ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसका नेट एक्सेलरेशन होता है g प्लस ए। सीधे याद रख लेना। तो हमारा सिस्टम नीचे आ रहा है, हमको पूछा है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? फोर्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन कौन सा मास? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। कौन सा एक्सेलरेशन? नेट एक्सेलरेशन। टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना है? 20 20 20। ये आयरन रॉड्स का 60 और स्टील का 10, तो 70। और एक्सेलरेशन मैंने तुमको अभी बताया g माइनस ए। 70 इंटू जी के 10 लेने के लिए बोली है और a की वैल्यू 0.2 दिया हुआ है आपको, तो 70 इंटू 9.8 आ गया। तो ये आ गया आपका 686 न्यूटन। तो आंसर आपका है 686 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, a block of mass 2 kilogram moving on a horizontal surface with a speed of 4 meter per second enters a rough surface ranging from x equal to 0.5 to x equal to 1.5 meter. The retarding force in this range of rough surface is related to distance by f equal to minus kx. K की वैल्यू है 12 न्यूटन पर मीटर। The speed of the block as it just crosses the rough surface will be। अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक मूव कर रहा है। फिर जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है 0.5 मीटर से लेके तो 1.5 मीटर इतने डिस्टेंस में ये रफ सरफेस है, मतलब यहाँ पे बेसिकली फ्रिक्शन होगा। तो जब ये ब्लॉक इस रफ सरफेस को एंटर कर रहा है तो उसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। और ये जो रफ सरफेस है, यहाँ पे जो रिटार्डिंग फोर्स है वो है F इक्वल टू माइनस के एक्स। क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि जब ये ब्लॉक इस रफ सरफेस को क्रॉस कर जाएगा तो उस केस में व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दैट ब्लॉक। ठीक, ओके। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स आपको बोला है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज माइनस के एक्स। ए आ गया आपका माइनस के बाई एम एक्स। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है और आपको अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हो। उल्टा अगर आपके पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है और आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो आप डेरिवेटिव इंटीग्रेट करते हो। तो इफ यू हैव वेलोसिटी यू टेक डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी टू गेट एक्सेलरेशन। इफ यू हैव एक्सेलरेशन यू इंटीग्रेट टू गेट वेलोसिटी। तो अब इंटीग्रेट करने के लिए पहले एक काम करेंगे, एक्सेलरेशन को लिख लेंगे dv by dt, राइट। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 3 वेरिएबल में इक्वेशन बन गया। वेलोसिटी एक वेरिएबल है, टाइम एक वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है। और आपको अगर पता होगा अगर आपके पास एक इक्वेशन है और उसमें 3 वेरिएबल है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो हमको यहाँ पे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अभी किसको एलिमिनेट करेंगे? v को तो नहीं कर सकते क्योंकि v तो पूछा है आपसे, तो v कैसे एलिमिनेट करोगे? x को भी नहीं करना है क्योंकि देखो आपको x की वैल्यूज दी हुई है 0.5 और 1.5। तो टाइम का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग टाइम को एलिमिनेट कर लेंगे। अब टाइम को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव्स का। तो सिर्फ मैंने dv by dt को लिख लिया dv by dx dx by dt। तो dx dx मैंने कर लिया एडजस्ट। तो ये हो गया आपका ओके। व्हाट इज dx by dt? dx by dt होता है वेलोसिटी, dx by dt होता है वेलोसिटी। तो ये आ गया v
dv/dx इक्वल टू माइनस k/mx। ओके, ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया तो वेरिएबल को सेपरेट कर लो, तो यू हैव v dv इक्वल टू माइनस k/mx dx। ओके, यहाँ तक क्लियर? गुड। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में था, आपने वेरिएबल सेपरेट कर लिए। हमने अभी जस्ट देखा पिछले क्वेश्चन में कि एक बार आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट कर लेंगे, और क्योंकि k/m कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर रख देते हैं। फिर देखो, जब x की वैल्यू 0.5 थी तब स्पीड था 4, जब x की वैल्यू 1.5 हुआ तब आपको स्पीड का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो लिमिट्स लग गए इंटीग्रेशन पे। v का इंटीग्रेशन होता है v²/2 फ्रॉम 4 टू फाइनल स्पीड v। k की वैल्यू 12 दी हुई है, मास 2 दिया हुआ है, 2 मास बोला है ना, यस। और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 फ्रॉम 0.5 टू 1.5। देन 2 और 2 कर दिया हमने कैंसिल आउट। ओके, देन इसको सॉल्व कर लेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v² माइनस 4² इक्वल टू, ये है -6, अपर लिमिट 1.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया v² माइनस 16 इक्वल टू -6। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 और 0.5 का होता है 0.25। तो v² इक्वल टू, ये 16 वहां गया तो पॉजिटिव हो गया, -6 2.25 में से 0.25 गया तो वो है 2, तो v² इक्वल टू 16 माइनस 12, तो v² इक्वल टू 4, तो v इक्वल टू आ गया 2, v इक्वल टू आ गया आपका 2। तो 2 आंसर में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अगला क्वेश्चन, अ मंकी ऑफ मास 50 किलोग्राम climbs on a rope which can withstand the tension T of 350 Newton. A monkey initially climbs down with an acceleration of 4 meter per second square and then climbs up with acceleration of 5 meter per second square. Choose the correct option. Choose the correct option. Okay. तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। टेंशन की वैल्यू 700 न्यूटन होगी व्हाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, टेंशन की वैल्यू 350 न्यूटन होगी व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड, रोप विल ब्रेक व्हाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, रोप विल ब्रेक व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड्स। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ ले, क्वेश्चन में बोला क्या है, मंकी है, 50 किलोग्राम मास है मंकी का, वो एक रोप पे क्लाइंब कर रहा है, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, और जो ये रोप है इसका मैक्सिमम टेंशन बियरिंग जो वैल्यू है वो है 350 न्यूटन। मतलब क्या होता है कि अगर 350 न्यूटन के ऊपर टेंशन हो तो दैट रोप विल ब्रेक, बस चीज टूट जाएगी, ऐसा उसका मतलब होता है। ठीक, अब मंकी पहले नीचे जा रहा था विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर उसी रोप पे ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको अभी भी बताया, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ये सारे फोर्सेस होते हैं, और टेंशन होता है मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। अब 2 केसेस में लिख लेता हूं मैं, एक तो जब मंकी डाउन जा रहा था, एक तो जब मंकी अप जा रहा है। मैंने आपको बताया कि जब भी सिस्टम या ऑब्जेक्ट डाउन जाए तो g माइनस a होता है, और जब भी अप जाए तो g प्लस a होता है। मंकी का मास तो 50, g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, a की वैल्यू 4 है जब मंकी डाउन जा रहा है, तो ये हो गया 50 इंटू 6 दैट इज 300 न्यूटन। ठीक है, और अगर आप आपका केस सॉल्व करोगे तो 50 10 प्लस, मेरे को ऐसा रिमेंबर ये 5 बोला हुआ है, 5 बोला है ना, यस। अब के लिए एक्सेलरेशन है 5, तो ये हो गया आपका 50 इंटू 15, मतलब ये हो गया आपका 750 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, क्योंकि जब मंकी अप जा रहा है तो 750 न्यूटन का टेंशन है, इधर 700 बोला है, तो ये नहीं हो सकता। जब मंकी डाउन जा रहा है तो 300 न्यूटन है, इन्होंने 350 बोला है, तो ये भी नहीं हो सकता। बट जब मंकी अप जा रहा है तो टेंशन है 750 न्यूटन का,
जो मैक्सिमम टेंशन कैपेसिटी से ज्यादा है, तो रोप विल ब्रेक। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यूनिफॉर्म मेटल चेन, यूनिफॉर्म मेटल चेन में मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे सेम होता है। तो यूनिफॉर्म मेटल चेन दिया हुआ है आपको ऑफ मास m एंड लेंथ l। हमारे पास एक यूनिफॉर्म मेटल चेन है जिसका मास m है और लेंथ उसका l है। पासेस ओवर अ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली। तो ये जो यूनिफॉर्म मेटल चेन है ये एक मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली इसके ऊपर से पास हो रहा है। इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो इसको हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया, ठीक, ओके। क्या बोला है? इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद अ पार्ट ऑफ इट्स लेंथ l हैंगिंग ऑन वन साइड। तो जो टोटल लेंथ था कैपिटल L उसका एक पार्ट स्मॉल l ये एक साइड पे हैंग कर रहा है। एंड रेस्ट ऑफ इट्स लेंथ कितना है? l माइनस एल, राइट। यहाँ पे मिसप्रिंट है तो ये होना चाहिए था l माइनस एल, दिस शुड बी l माइनस स्मॉल l। तो जो बचा हुआ चेन का पार्ट है l माइनस स्मॉल l, इट इज हैंगिंग ऑन द अदर साइड। When small l is equal to l by x, तो जब small l की वैल्यू l by x हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ द चेन इज g by 2, तब चेन का एक्शन होगा g by 2। The value of x is, तो what is the value of x? तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो एक काम करेंगे, what we will do is, यहाँ पे जो ये चेन का जो राइट हैंड पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसके मास को मैं m2 मान लेता हूँ। मतलब ये जो पार्ट है इसका जो वेट होगा वो होगा m2g, और ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है उसके मास को मैं m1 मान लेता हूं, तो ये बन गया m1g। तो जो एक्सेलरेशन आएगा आपका, एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ऐसा होता है, ओके। देन you have net force, अब नेट फोर्स मतलब m2g ये मोशन को ड्राइव कर रहा है, m1g मोशन को अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स हो गया आपका m2g माइनस m1g, तो मैंने g कॉमन निकाल लिया। और टोटल मास क्या है आपका? m2 प्लस m1, g नहीं आएगा, मास m2 प्लस m1। तो नेट फोर्स था m2g माइनस m1g और टोटल मास है m2 प्लस m1। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको मास दिया ही नहीं है। तो जब मास दिया नहीं है तो क्या करेंगे? फिर आपको पता होना चाहिए, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया था लैम्डा, जिसको हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। उसका लिटरल मतलब ऐसा होता है कि यूनिट लेंथ में कितना मास है, मतलब 1 मीटर में, वायर के 1 मीटर में कितना मास है, तो वो होता है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ से हमको m मिल जाता है लैम्डा इंटू l, where लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ से मुझे m1 भी मिल जाएगा। व्हाट विल बी m1? m1 विल बी लैम्डा इंटू m1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मास था चेन का m1, लेंथ कितना है l, तो लैम्डा स्मॉल l। और मुझे m2 मिल जाएगा लैम्डा, व्हाट इज द लेंथ ऑन द राइट हैंड साइड? इट इज l माइनस स्मॉल l। तो आपको मिल गया m1 और m2। तो अभी जो m1 एंड m2 है इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 you will have एक्सेलरेशन A equal to m2 minus m1, m2 minus m1, m2 is lambda capital L minus small l minus m1 is lambda small l, और साथ में g है, और नीचे m2 plus m1 है, m2 plus m1 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा आपका लैम्डा कैपिटल L माइनस लैम्डा स्मॉल l माइनस लैम्डा स्मॉल l अपॉन लैम्डा कैपिटल L माइनस लैम्डा स्मॉल l प्लस लैम्डा स्मॉल l, ठीक, इनटू g। तो ये आ गया आपका ऊपर। लैम्डा कॉमन निकाल लेते हैं, लैम्डा कॉमन निकाल लेते हैं। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं। लैम्डा l माइनस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा l अपॉन डिनोमिनेटर में तो ये वाले कैंसिल हो गया, ओके। तो क्या बचा? लैम्डा l और साथ में कौन है? g है। देन लैम्डा कॉमन निकाल लो, तो लैम्डा कॉमन निकाल लो तो यू विल गेट l कैपिटल L माइनस 2l अपॉन लैम्डा कैपिटल L इनटू g। लैम्डा लैम्डा हो गया,
कैंसिल, लैम्डा लैम्डा हो गया कैंसिल। तो आपको मिल गया a इक्वल टू L बाई एल इज 1 माइनस 2L बाई कैपिटल L इंटू जी। ओके ठीक, लेकिन हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है g/2, ऐसा बोला हुआ है। तो g/2 इक्वल टू 1 माइनस 2L बाई कैपिटल L इंटू कैपिटल इंटू जी। ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो फिर आपको मिल जाएगा 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 2 स्मॉल l बाई कैपिटल L। इसको शिफ्ट कर दो तो 2 स्मॉल l बाई कैपिटल L इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो 2L बाई कैपिटल L इक्वल टू हाफ। तो स्मॉल l इक्वल टू L बाई 4। बट हमको क्वेश्चन में बोल दिया था कि स्मॉल l की वैल्यू क्या थी, L बाई एक्स। तो अगर आप कंपेयर कर लोगे तो आपको मिल जाएगा x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4। तो x का वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर है डी। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एज पर गिवन फिगर अ वेटलेस पुली P, तो यहाँ पे एक वेटलेस पुली है P इज अटैच्ड टू अ डबल इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये डबल इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब स्मूथ सरफेस है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना है। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक देता हूँ। ऑफ कोर्स थोड़े से स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, मतलब डबल इंक्लाइन सरफेसेस के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, ठीक। तो अभी देख लो पहले कि क्या करना होता है यहाँ पे। सबसे पहला काम दैट यू शुड डू इज, आपको तो मैंने अभी बताया कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा गया हो तो यहाँ डाउन द इंक्लाइन जो फोर्स का कंपोनेंट होता है वो होता है mg साइन कंपोनेंट, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे मास कितना है, 4 है। कितना मास है, 4 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4g साइन 60, क्योंकि एंगल 60 है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा आपका 1g साइन 30, 1g साइन 30। g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोली है, साइन 60 होता है √3/2, तो ये आ गया 20√3। ये आपका आ जाएगा 10/2, ये आ गया 5 न्यूटन। तो हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से किसका फोर्स ज्यादा है। तो लेफ्ट हैंड साइड का है, तो जिस साइड फोर्स ज्यादा हो वहां पे सिस्टम नीचे जाता है, तो दूसरे साइड का सिस्टम ऊपर जाता है। तो ये सिस्टम जाएगा नीचे विद एक्सेलरेशन a, तो ये ब्लॉक जाएगा ऊपर विद एक्सेलरेशन a। तो सबसे पहले आपको ये काम करना होता है, ठीक। अब आप इन दोनों का जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो फाइंड कर लो। अब कॉमन एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, मैंने अभी बताया, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स क्या है, ये ड्राइविंग फोर्स है 20√3 और अपोजिंग फोर्स है 5 और टोटल मास कितना है 5, 4 kg प्लस 1 kg। तो A आ गया आपके पास A आ गया, 5 कॉमन निकाल लिया, 4√3 माइनस 1/5, 5 हो गया कैंसिल, तो आपको A मिल गया 4√3 माइनस 1, तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया 4√3 माइनस 1। ओके गुड, देन ये हो गया। हमारा इंटेंशन टेंशन फाइंड करना था। तो देखो ये रस्सी सेम है, अगर रस्सी सेम हो तो टेंशन भी सेम होता है, तो ये टेंशन T है तो ये भी टेंशन T है। अब टेंशन D फाइंड करने के लिए आपकी मर्जी, आप राइट हैंड साइड का ब्लॉक यूज करो या आप लेफ्ट हैंड साइड का ब्लॉक यूज करो, आपको टेंशन की वैल्यू सेम मिलने वाली है। मैं लेफ्ट हैंड साइड का ब्लॉक यूज कर लेता हूँ। देखो टेंशन, मैंने आपको बताया टेंशन है फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, और लेफ्ट हैंड साइड पे मास है 4 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको बताया इट इज g माइनस a क्यों, क्योंकि 4 kg का मास नीचे जा रहा है, जो नीचे जा रहा है तो उसमें g माइनस a लिखते हैं। अगर राइट हैंड साइड होगा तो g प्लस a लिखोगे। हाँ, लेकिन सिर्फ g नहीं, सिर्फ g माइनस a कब लिखा जाता है, जब मोशन वर्टिकली हो। यहाँ वर्टिकल नहीं है, ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, तो सिर्फ g नहीं लिखेंगे, g का साइन कंपोनेंट लिखेंगे। तो g का साइन कंपोनेंट लिखा जाएगा, ऐसा आएगा वो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4, g की वैल्यू 10, दिस इज √3/2 माइनस a कितना है आपके पास 4√3 माइनस 1,
तो ये आ जाएगा आपके पास 4 5√3 -4√3 माइनस माइनस प्लस 1, तो t आपको मिल जाएगा 5√3 - 4√3 इज √3, तो √3 + 1 न्यूटन, तो 4 × √3 + 1, ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल था। अगला क्वेश्चन, as shown in figure, a block of mass 10 kg lying on a horizontal surface is pulled by a force F। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 किलोग्राम, इसको हमने पुल कर दिया बाय फोर्स F, और ये जो फोर्स F है ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे एक्ट हो रहा है। फॉर म्यू S = 0.25, तो यहाँ पे सरफेस में और ब्लॉक में जो फ्रिक्शन है वो उसका कोएफिशिएंट है 0.25। The block will just start to move for the value of F = just start to move, important word, just start to move। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स कर लेने चाहिए। ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये F फोर्स का यहाँ पे कंपोनेंट जाएगा F cos 30, ये हो जाएगा F sin 30, ये आ गया आपका F cos 30 और ये आ गया आपका F sin 30, और यहाँ नीचे है वेट मतलब mg। ओके, वेट इज एक्शन ऑन द फ्लोर एंड नॉर्मल रिएक्शन इज रिएक्शन, तो यहाँ पे एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन आ गया ऊपर की तरफ, इसको मैं बोल देता हूँ n। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि ये रफ सरफेस है, तो अगर अप्लाइड फोर्स टू द राइट है, अप्लाइड फोर्स अगर टू द राइट है तो फ्रिक्शन टू द लेफ्ट होगा, तो फ्रिक्शन टू द लेफ्ट होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये आ गया आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। अब अगर आप इफ यू आर नोटिसिंग, अच्छे से नोटिस कर रहे हो, तो F cos 30 इसको बैलेंस कर दिया स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स में। ओके, और ऑफ कोर्स यू शुड नो, आपको F पूछा था तो F आ जाएगा Fs cos 30, बट व्हाट यू शुड नो इज, ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये हमेशा होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, cos ऑफ 30। cos 30 की वैल्यू मैं बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ओके, अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है? इफ यू लुक एट द डायग्राम केयरफुली, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। इफ यू लुक एट द डायग्राम केयरफुली, नॉर्मल रिएक्शन n प्लस F sin 30 इज इक्वल टू mg, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस F sin 30। ठीक है, यहां तक क्लियर? गुड। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आपको इक्वेशन नंबर 1 में जो नॉर्मल रिएक्शन दिया है वो आपको मिल गया। तो फ्रॉम 1 and 2 आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, बेटर ऑफ वो भी कर सकते हैं, कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मास की वैल्यू थी 10 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 है, तो 10 × 10 हो गया 100 और ये हो गया F/2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 यू विल गेट F इक्वल टू म्यू s इनटू नॉर्मल रिएक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू s की वैल्यू दी है 0.25, तो 0.25 ये हो गया 0.25। नॉर्मल रिएक्शन आपके पास आ गया 100 माइनस F/2, 100 माइनस F/2 अपॉन cos ऑफ 30। व्हाट इज cos ऑफ 30? √3/2। ठीक, ओके। इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब आपको, इसको सॉल्व करके आपको F का वैल्यू मिल जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो F इक्वल टू, ये 2 ऊपर गया तो 0.25 × 2 इज 0.5, 0.5 इंटू 100 माइनस F/2। ठीक आ गया, और यहाँ जो √3 था बचा हुआ वो मैंने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ गया आपके पास √3f इक्वल टू 0.5 × 100 इज 50 और 0.5 इंटू F/2 इज F/4, ऐसा आता है वो। जस्ट सॉल्व दिस, इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा अभी आपको। तो √3f प्लस F/4 इक्वल टू 50, F कॉमन निकाल लिया तो √3 प्लस 1/4 आ गया इक्वल टू 50। √3 की वैल्यू होती है
1.732 प्लस 1/4 होता है 0.25। ओके, तो ये आ गया आपके पास F इक्वल टू 50 अपॉन, देखो 1.732 को मैं टेम्पररी 1.75 मान लेता हूँ। 1.75 में मैंने 0.25 ऐड कर लिया तो 2 बन गया, 2 हो गया ना ये, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो फोर्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 25 न्यूटन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो 25.2 न्यूटन है, सही है। अगला क्वेश्चन, a force acts on a 2 kilogram object so that its position is given as a function of time। एक फोर्स एक्ट हो रहा है 2 kg ऑब्जेक्ट पे so that the position is given as a function of time as, तो position x is 3t square plus 5। what is the work done by this force in first 5 seconds, तो पहले 5 सेकंड में इस फोर्स ने कितना वर्क किया ऐसा पूछा है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको यूज करना होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो आपको पता होना चाहिए वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज इक्वल टू हाफ m फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर। तो वर्क डन इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो मुझे अगर वर्क डन फाइंड करना है तो मेरा टास्क है टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v एंड u। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके पास x का इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है 3t स्क्वायर प्लस 5। आपको पता है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx/dt से। तो dx/dt आप करोगे, 3 कांस्टेंट था, डेरिवेटिव के बाहर आ गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, तो 2t और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, तो आपको v मिल गया इक्वल टू 60। अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे, इफ यू पुट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी इज 0। फिर आपको 5 सेकंड के बाद पूछा था एट t इक्वल टू 5 v इक्वल टू 6 into 5 दैट इज 30। ओके, गुड, सिंपल। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू हाफ m की वैल्यू 2 दी हुई है, v स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, 30 स्क्वायर होता है 900, तो वर्क डन इज 900 जूल। वर्क डन इज 900 जूल, ऑप्शन नंबर डी। गुड, तो आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड डिफिकल्टी लेवल वाइज वेरी गुड क्वेश्चन। A uniformly thick wheel of moment of inertia I and radius r is free to rotate about its center of mass। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और रेडियस इसका r दिया हुआ है। इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये फ्रीली रोटेट हो सकता है। A massless string is wrapped over its rim, तो इसके रिम के ऊपर से जैसा आप देख पा रहे हो मासलेस स्ट्रिंग है, and 2 blocks of mass m1 and m2 are attached to the end of the string। तो m1 और m2 अटैच किया इसके दो एंड्स पे with the condition that m1 is greater than m2, तो m1 की वैल्यू m2 से ज्यादा है। The system is released from rest, अभी सिस्टम को मैंने रिलीज कर दिया। The angular speed of the wheel when m1 descends by a distance hs, तो जब ये m1 मास h डिस्टेंस डिसेंड हो जाएगा मतलब h डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, तब जो व्हील था उसका एंगुलर स्पीड कितना है बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी है। सिंपल मतलब क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए इस केस में इनिशियल एनर्जी ये 0 है, ठीक है। ओके, देन फाइनल एनर्जी क्या आएगा वो समझ लो। अब ऐसा है m1 ये डिसेंड कर गया, कितना डिसेंड कर गया h। m1 अगर h डिस्टेंस नीचे आएगा तो m2 को h डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा, नंबर 1। जितना स्पीड m1 का है उतना ही स्पीड m2 का है क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद द सेम स्ट्रिंग। तो फाइनल एनर्जी में क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी किसका एनर्जी m1 का, तो क्या लिखेंगे हाफ m1 v स्क्वायर।
इसका वेलोसिटी v है तो m2 का भी v है, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय m2, वो आ जाएगा हाफ m2v² प्लस, देखो अभी ऐसा है, थोड़ा आप सोचो, m1 का हाइट कम हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट का हाइट कम होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी भी कम होते जाता है, मतलब m1 का पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो m1gh, ठीक, बट विद माइनस साइन, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हो गया। लेकिन m2 ऊपर जा रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी गेन हो गया, यहां तक आ गया। तो हमने क्या किया, दोनों मासेस का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया। लेकिन सिस्टम में व्हील भी है और आपको पूछा ही व्हील का एंगुलर स्पीड है, तो जब m1 नीचे आ रहा है m2 ऊपर जा रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग है ये व्हील के ऊपर से घूम रहा है, तो वो व्हील को भी रोटेट करवा देगा, मतलब व्हील का आएगा रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, गुड। अब आपको पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी है 0 और फाइनल एनर्जी हमने लिखा ही है, तो इनिशियल एनर्जी 0 था, फाइनल एनर्जी था हाफ m। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे ना v² और हाफ कॉमन निकाल लेते हैं, तो v²/2 m1 प्लस m2, ओके। उसके बाद m1gh और m2gh में से gh कॉमन निकाल लेते हैं, तो प्लस gh कॉमन निकाल लिया, m2 माइनस m1, क्योंकि m1 नेगेटिव टर्म नेगेटिव साइन के साथ था, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हो, ओके। अब एक काम करते हैं, ये जो m2 माइनस m1gh का टर्म है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। बोलोगे ऐसा क्यों करना है मेरे को, हमको फाइंड क्या करना था, ओमेगा। जो तुमको फाइंड करना होता है उसको एक साइड पे रखो, और दूसरा चीज अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो इक्वेशन में आपको दिखेगा gh ये आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है 2 जगह पे। मैं काम करता हूँ, इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट जब करते हो तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है, तो m1 बन जाएगा आपका पॉजिटिव, m2 हो जाएगा आपका नेगेटिव। फिर आपको पता है v होता है r ओमेगा, तो v² बन जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर / 2, v बन जाएगा r ओमेगा, तो v² r² ओमेगा स्क्वायर / 2, m1 प्लस m2 प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मेरा इंटेंशन था टू फाइंड आउट ओमेगा, तो मैं ओमेगा स्क्वायर / 2 निकाल लेता हूं कॉमन, दोनों में है। यहाँ पे आता है आपका m1 प्लस m2, साथ में आ जाता है आपका r², और सेकेंड टर्म में बच जाता है सिर्फ i। अब मैं काम करता हूँ, बाकी सब को शिफ्ट कर देता हूँ, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर को रखता हूँ। ये 2 यहाँ पे आ गया, 2 m1 माइनस m2gh अपॉन m1 प्लस m2 r² प्लस i इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। हमको चाहिए था ओमेगा, तो मैं ले लूंगा स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट ऑफ 2 m1 माइनस m2gh अपॉन m1 प्लस m2 r² प्लस i। कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ये 1 नहीं है, ये i है, तो मिसप्रिंट था ऑप्शन में, ओके। सो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप यू आर एंजॉइंग एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगे, वट एवर यू थिंक, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच।